हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज। इसमें हम मेनली स्ट्रोक के बारे में डील करेंगे। स्ट्रोक में क्या स्ट्रोक क्या है, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका मैनिफेस्टेशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक क्या है। जैसे कि हम जानते हैं ये कॉमन वर्ड में हम स्ट्रोक को क्या कहते हैं कि खून का सही से ना पहुँचने के कारण ब्रेन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिसके कारण जो ब्रेन सेल है उनको सही से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिससे वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मरने लगते हैं। और उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखिए साइंटिफिक है, क्या है, सडन फोकल न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। एकाएक क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम आने लगेंगे। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड सिंड्रोम आने लगेंगे। क्यों, तो सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज के कारण, उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रोक। ठीक है, सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज में कौन क्या क्या आ सकता है जो ब्रेन को अबनॉर्मल करे और उसमें पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम करे। तो मेनली ये डिजीज आता है ब्लड वेसल्स में। क्या है ना कि ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, ब्लड वेसल रप्चर हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा लुमेन में। इम्बोलस और थ्रोम्बस के कारण, इम्बोलस बताया था कि कहीं से भी क्या मिली हर्ट से क्या होता है, एक ब्लड क्लॉट का छोटा सा पार्ट आता है और ब्रेन में चला जाता है, जिसके कारण ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। थ्रोम्बस बहुत तरह के होते हैं, या तो ये सडन होगा, ठीक है, या ये धीरे 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 बनेगा। ये ब्लड वेसल्स का क्लॉट भी हो सकता है, ये फैट का भी ये जम डिपोजिशन हो सकता है। रप्चर ऑफ ब्लड वेसल, अगर वेसल का रप्चर हो जाएगा तो दिमाग पे क्या होगा, ब्रेन में ब्लड पहुंचने में टाइम लगेगा। ठीक है, या तो परमिलिटी अल्टर हो जाए, या विस्कोसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, या क्या हो जाए, जो ब्लड का क्वालिटी है वो चेंज हो जाए। तो इस सब के कारण क्या होता है, मेनली स्ट्रोक होता है। ठीक है, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, ब्रेन अटैक, इमरजेंसी यह है, ट्रीटेबल है, ट्रीट कर सकते हैं, और प्रिवेंटेबल है। ठीक है, तो स्ट्रोक है क्या, अकार्पोलक्सी, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या शॉक। ये मेनली सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या शॉक, मतलब इसको अगर ऐसे ऑक्सीजन की कमी हो, अगर ऐसे हार्ट में हो तो उसको हम शॉक कहते हैं। ठीक है, WHO ने स्ट्रोक के बारे में क्या डिफाइन किया है, तो रैपिडली डेवलपिंग क्लिनिकल साइन ऑफ फोकल या ग्लोबल डिस्टर्बेंस ऑफ सेरिब्रल फंक्शन लास्टिंग ग्रेटर देन 24 आवर्स। क्या कह रहा है कि कोई भी ये फोकल या ग्लोबुलर ब्रेन में डिस्टर्बेंस होता है, ब्रेन के कौन सा पार्ट, सेरिब्रल पार्ट में, और वो कितने घंटे तक रहे, 24 आवर्स से ज़्यादा तक रहे, तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रोक रहेंगे। अगर 24 आवर्स से कम रहेगा तो उसको टिया कहा जाता है, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। ठीक है, अब क्या है स्ट्रोक बर्डन, तो ये कितने पीपल उससे कितने मरे हैं ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रोक, इसमें मेनली इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो दो प्रोफाइल देखा जाता है, एक तो टेम्पोरल प्रोफाइल है और दूसरा फोकल सिग्नेचर है। ठीक है, टेम्पोरल प्रोफाइल में हम क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हुआ है, डेवलप्ड हुआ है, उसका क्या कारण है। तो जैसे हमने पढ़ा था इम्बोलिक, थ्रोम्बोटिक, हाइपरटेंसिव ब्लीड या साह। ठीक है, इम्बोलिक में क्या होता है, एकाएक ये इसका जो सिम्टम है न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट का, वो एकाएक बहुत हाई हो जाता है। थ्रोम्बोटिक में थोड़ा स्लोली होता है, टाइम लगता है, साल्टेटिव फैशन में होता है। हाइपरटेंसिव ब्लीड में ये स्टैटिक होता है और स्टीडली प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, ये मिनट से आवर लगाता है। और साह में क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस रहेगा। साह तो पता है ना, सब एरेक्नोइड हेमरेज। ठीक है, स्ट्रोक का जो सेकंड फीचर है वो फोकल सिग्नेचर है, मतलब कि या कोई ये लोकेशन पे और साइज ऑफ इन्फ्रैक्ट या हेमरेज दोनों पे डिपेंड करता है, या न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। जैसे कि देखिए यहाँ पे देख रहा है, देखिए लेफ्ट में अगर स्ट्रोक हुआ है तो वो मेनली किसको अफेक्ट करेगा, राइट पार्ट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, स्ट्रोक में क्या है, तो इस पर वेस्कुलर पैथोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब ब्लड वेसल में पैथोलॉजी हो जाने के कारण ये होता है। तो पैथोलॉजी क्या क्या हो सकता है, तो अल्थरेस्क्लेरोसिस, मतलब फैट का डिपॉजिट हो सकता है, हाइपरटेंसिव हो सकता है, ये ब्लड वेसल आर्टरी में क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, आर्टरी वीक हो जाता है, इसके कारण डायलेशन हो जाने के कारण होता है, या कोई मेल फॉर्मेशन हो जाए।
इसके कारण होता है। तो इसमें क्या होते हैं, नर्व सेल दाए हो जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है, वहाँ पे पैरालिसिस होता है, डिसेबिलिटी होता है, कभी कभी डेथ होता है सीवियर फॉर्म में। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, सेरिब्रल इस्कीमिया का। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि अगर 5 मिनट तक कंप्लीट स्टॉपेज हो ब्लड वेसल का, तो इरिवर्सिबल डैमेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके कारण इस्कीमिया नेक्रोसिस या इन्फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इस्कीमिया नेक्रोसिस इन्फ्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, अगर वो 24 आवर तक के बाद तक चले तो वो स्ट्रोक कहलाता है। ठीक है, अब क्या है, एक तो वो हो गया कौन सा, तो ये वाला। अब क्या है, ऑटो रेगुलेशन, सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन और एपोप्टोसिस। ऑटो रेगुलेशन मतलब मीन आर्टरियल प्रेशर 50 या 150 हो जाए तो अब ये हो जाएगा, या स्मॉल पिया वेसल डायलेट हो जाए और फिर एकाएक कंस्ट्रिक्ट करे, जिसके कारण ब्लड फ्लो में क्या हो, प्रॉब्लम हो। सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन, ऑक्सीजन का लॉस हो जाए, ग्लूकोज की कमी हो जाए वेस्कुलर ऑक्सीजन के कारण, या एकाएक क्या हो जाए, चेंज हो जाए पाथ। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाए, सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म कम हो जाए या उसमें चेंजेज आ जाए। और एक क्या है, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ। और पैथोफिजियोलॉजी में क्या आ सकता है, तो इसमें मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी आ सकता है और हेमरेजिक फैक्टर भी आ सकता है। मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, नो रीफ्लो फिनोमिना, फिर से वो फ्लो वहाँ पे नहीं कर सकता। बॉडी टेम्परेचर अगर 2 से 3 डिग्री घटेगा तो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट भी घटेगा। थ्रेशोल्ड ऑफ सेरिब्रो ब्लड फ्लो, तो इसमें क्या है, क्रिटिकल लेवल क्या होता है, 23 ml पर 100 ग्राम पर मिनट। अगर उससे ये 10 से 12 ml पर 100 ग्राम हो जाए तो उसको इन्फ्रैक्शन कहते हैं, और 12 से 23 हो तो उसमें क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अब क्या कह रहे हैं, हेमेटोलॉजिक फैक्टर कौन सा हो सकता है, तो मेनली हेपरिन, कोफैक्टर 2, एंटीथ्रोम्बिन 3, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रोक, 2 टाइप होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। तो मोस्ट कॉमन स्ट्रोक कौन सा है, इस्कीमिक स्ट्रोक। ठीक है, ये मेनली क्यों होता है, तो एम्बोलिक इन्फ्रैक्ट या थ्रोम्बोटिक इन्फ्रैक्ट के कारण होता है। हेमरेज भी किसके कारण होता है, इंट्रा सेरिब्रल या इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज के कारण होता है, या सबएरेक्नॉइड हेमरेज के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। जैसा कि पता है ये कैसा होगा, फोकल सेरिब्रल इस्कीमिया भी हो सकता है, ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया भी हो सकता है। फोकल कहने का क्या मतलब है, कोई पार्टिकुलर पार्ट या कोई पार्टिकुलर एरिया को अफेक्ट करे। ग्लोबल मतलब पूरे ये ब्रेन को अफेक्ट करे। तो क्या कह रहा है, देयर इज ऑलवेज नियरली ऑलवेज सम डिग्री ऑफ सर्कुलेशन परमिटिंग टू वैली, मतलब इसमें क्या होता है, कुछ ही एरिया का सर्कुलेशन अफेक्ट होता है। ठीक है, जो ग्लोबल में है उसमें ब्लड फ्लो होता ही नहीं है पूरे ब्रेन में। और इरिवर्सिबल मैंने मेनली तो हम कहते हैं कि ये इस्कीमिया या स्ट्रोक ट्रीटेबल है, लेकिन जब ये 4 से 8 मिनट तक अगर रहा तो ये फिर इरिवर्सिबल होगा, उसको सही नहीं कह सकते। ठीक है, थ्रोम्बोटिक इन्फ्रैक्ट क्या होता है, तो ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी, ये तो मैंने बताया था, या तो पूरी तरह ब्लॉकेज हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो पहले क्या होगा, इस्कीमिक नेक्रोसिस से इन्फ्रैक्शन होगा। तो इस्कीमिक है तो सीटी स्कैन में क्या दिखेगा, हाइपोडेंसिटी दिखेगा। ये याद रखिएगा, एयर या फ्लूइड रहे तो हाइपोडेंसिटी, ब्लड रहे तो हाइपरडेंसिटी। चलिए आगे ये देखने को मिलेगा, यही है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। देखिए एरिया ऑफ द प्राइड ब्लड, एम्बोलिक एरिया यहाँ पर है, और ये सेरिब्रल हेमरेज। तो थ्रोम्बोटिक में क्या होता है, ब्लड क्लॉट ब्लॉक पूरी तरह कर देता है। ठीक है, और एम्बोलिक में क्या होता है, ये ऐसा है जो पूरे ये घूमते घामते हैं, एक जगह पे नहीं है। और ये जो सेरिब्रल हेमरेज है उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स ब्रेक कर जाता है। ठीक है, इम्बोलिक इन्फेक्ट इम्बोलस होगा, ये कहीं से भी आ सकता है, हार्ट से भी आ सकता है। यूजुअली जो मोस्ट ऑफ द इम्बोलस है वो हार्ट से आता है, लेकिन ये अदर साइड से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मेनली हार्ट से किस बीमारी में आएगा, तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन होया हुआ रहे या वल्वुलर डिजीज हुआ रहे, जो मेनली क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके कारण भी होता है, ये तो मैंने पहले ही समझा दिया। अब इम्बोलिक इन्फ्रैक्ट में क्या हो सकता है, वेसल टू वेसल इमोबलाइजेशन होगा,
ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ट से ही आए जो इम्बोलस है। कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इम्बोलस। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इम्बोलस पूछेगा तो क्या होगा? कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है। और ये कहाँ पे है मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इम्बोलस? तो वेस्टर्न रीजन में। और एशिया रीजन में कौन सा है? तो इंट्राक्रैनियल या इंट्रासेरिब्रल आर्टरी स्टेनोसिस, मेनली स्टेनोसिस ही याद रखिएगा। ठीक है। कॉज क्या है? तो फैटी डिपॉजिट हो जाए आर्टरी ऑफ द नेक, या क्लॉथ फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है। या ब्लड कंडीशन में क्या हो जाए? सिकल सेल एनीमिया हो जाए, या ल्यूकेमिया हो जाए, या थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाए। तो ये इस्कीमिक स्ट्रोक होने का दर है। ट्रांसिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक है ना, 24 घंटे से पहले तक रहा तो ट्रांसिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक कहेंगे, और 1 घंटे से कम रहा तो क्या कराएंगे? इन्फ्रैक्शन। अब क्या कह रहा है? हेमरेजिक स्ट्रोक। ये इस हेमरेजिक स्ट्रोक का भी हमने 2 टाइप पढ़ा था, इंट्रासेरिब्रल या इंट्रापैरेन्काइमल हेमरेज, जो मेनली ब्रेन पैरेन्काइमा के अंदर होता है। तो ब्रेन पैरेन्काइमा के अंदर होगा तो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस इमेजिंग कौन होगा? तो MRI, सैबरेक्नॉइड हेमरेज। ये इसमें ट्रॉमा या एन्यूरिज्म के कारण होता है। ठीक है। कॉजेज ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक क्या क्या होता है? जैसा कि पता है, हाई ब्लड प्रेशर, एनीरिज्म। एनीरिज्म में क्या होता है? वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन, मतलब कि जो ब्लड वेसल होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं, जिसमें रप्चर होने का डर रहता है। तो हम ये सब कैसे देखते हैं? तो कलेक्शन ऑफ डाई इन द एंजियोग्राम, मतलब कि ब्लड वेसल में क्या करते हैं? डाई कलेक्ट करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि आउटपोचिंग होया हुआ है कि नहीं होया हुआ है। तो इसको हम सही करते हैं क्लिपिंग या ये क्या करके? क्वाइलिंग करके। ठीक है। एन्यूरिन जैसा कि हमें पता है बिग पॉइंट ऑफ द आर्टरी, यहाँ पर क्लिपिंग किया जाता है या क्वाइलिंग किया जाता है। ठीक है। और जो निकला हुआ रहता है उसी को हम कहते हैं बेरी एन्यूरिज्म। तो इसके कारण होता है। और ब्लड डिसऑर्डर जैसे कि ब्लड डिस्कैरियोसिस हो जाए, ल्यूकेमिया हो जाए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाए, डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाए। ठीक है। अब आ रहा है इंट्रा सेरिब्रल या इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हेमरेज अगर कोई पूछेगा तो पुटामेन होता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर और ये क्यों होता है? तो ये हाइपरटेंशन के कारण होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? हाइपरटेंशन। मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? पुटामेन। ठीक है। तो यही बता रहा है यहाँ पर। तो ये साइट देखिए, मोस्ट कॉमन पुटामेन, उसके बाद बेसल गैंग्लिया, फिर लोबल, सेरिबेलम और पॉन्स। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है? पुटामेन। सबएरेक्नॉइड हेमरेज आते हैं, ये मेनली सेकेंडरी होता है किसके कारण? तो इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म के कारण। ठीक है। ये होता कहाँ पे है? तो ब्रेन के बेस में होता है या आउटसाइड द ब्रेन पेरेन्काइमल होता है। तो देखिए, अगर इन पेरेन्काइमल के अंदर हो रहा था तो मेन साइट क्या होता है? डायग्नोसिस MRI। लेकिन ये क्या हो रहा है? सबएरेक्नॉइड पेरेन्काइमल के बाहर हो रहा है, तो मेन कौन सा हो जाएगा? CT स्कैन हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एकाएक बहुत वर्ष हेडेक होता है, नेक में रिगिडिटी आ जाती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, फोकल डिफेक्ट तो नहीं होता है, पैरालिसिस। ठीक है। और ग्लोबल होता है, ये फोकल नहीं होता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो क्लिनिकली 80% होता है, और न्यूरो इमेजिंग 20%। न्यूरो इमेजिंग में इमेजिंग स्टडी ऑफ चॉइस क्या है? तो CT स्कैन। क्लिनिकल में हम क्या देखेंगे? उसका हिस्ट्री देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, या न्यूरो एग्जाम देखेंगे। ठीक है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम द पेशेंट वाज नॉर्मल, कब वो लास्ट टाइम नॉर्मल हुआ था ये पूछेंगे। कब वो बेड पे गया है, कब ये सोया है, ये जानेंगे। जब बेड पे गया है वही मेनली प्रॉब्ली स्ट्रोक का टाइमिंग रहता है। ठीक है। टेम्पोरल प्रोफाइल इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि हमने ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या आ जाएगा? तो प्योर हेमी फेशियल वीकनेस आ सकता है। उसमें कौन सा? तो बेल पाल्सी, जो मेनली क्रेनियल सेवन के कारण होता है। फीवर प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, इसमें कौन सा हो जाएगा? हर्पिक सिम्प्लेक्स, इंसेफेलाइटिस, ट्रॉमा, रिकरेंस सीजर, बार बार सीजर आ रहा है, जो मेनली किस में होता है? थॉट पैरालिसिस में होता है। वीकनेस या रिकरेंट हेडेक, ये सब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। ठीक है। रिड्यूसिंग योर चांसेस टू स्ट्रोक, कैसे हम स्ट्रोक के चांसेस को ये कम कर सकते हैं? तो मेडिकल चेकअप करके, वाइटल साइन को मेंटेन करके, वाइटल साइन में BP, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके, उसके बाद मेडिसिन सही टाइम पे खाकर,
उसके बाद स्मोकिंग स्टॉप करके, डोंट स्मोक डोंट स्टार्ट, नहीं स्मोक करना है और नहीं इस चीज़ को स्टार्ट करना अगर आप छोड़ दिए हैं तो। इफ़ यू ड्रिंक अल्कोहल सो डू सो ओनली इन मॉडरेशन, अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो कम से कम पीजिए, ना पीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। बैलेंस डाइट खाइए, फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, ठीक है। रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक तो दो तरह का होता है, एक तो नॉन मॉडिफाइबल होता है, एक मॉडिफाइबल होता है। नॉन मॉडिफाइबल कहने का क्या मतलब है, जो आप लाइफ से एक्सपीरियंस से आप उसको गेन ना किए हों, जैसे कि एक होता है हाइपरटेंशन जो पेरेंट्स से आता होता है, एक हाइपरटेंशन आप ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाते हैं उसके कारण होता है। तो जो पेरेंट्स से आया वो नॉन मॉडिफाइबल हुआ, जो हमारे ये अच्छे खाने या ज़्यादा ऑयली खाने के कारण हुआ है, तो उसके कारण जो हुआ है वो मॉडिफाइबल हुआ है, ठीक है। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में कौन सा होता है, एज, जेंडर, प्रीवियस स्ट्रोक, रेस, इथनिसिटी, हेरिडेटरी। हेरिडेटरी में एक आधा सील याद रखिएगा जिसके कारण स्ट्रोक होता है। एज 55 साल के बाद ये इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, मेल में ज़्यादा चांस होता है, अगर पहले से होया है तो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। रेस में ब्लैक को ज़्यादा होगा वाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। रिस्क फैक्टर, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन है। उसके बाद क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है और रिमेटिक हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं। देखिए स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है, इसलिए कहा जाता है जब स्ट्रोक हो तो स्मोकिंग को स्टॉप कर देना चाहिए। कैडासिल जैसे कि पता है कि ये हेरिडेटरी रिस्क फैक्टर है, ठीक है। और नॉन मॉडिफाइबल ये हमारे पेरेंट्स से आता है, ये सेरिब्रल ऑटोजोमल डोमिनेंट एट्रियोपैथी है, जो मेनली कहाँ होता है, सबकॉर्टिकल इन्फ्रैक्ट के कारण होता है या लिकोइंसेफेलाइटिस के कारण होता है, ठीक है। इसमें कहाँ पर ये होता है, डेमेली नोच 3 जीन पे क्रोमोजोम नंबर 19 में होता है, ठीक है। अगर ये फैमिली से आए तो इसको हेरिडेटरी मल्टी इन्फ्रैक्ट डिमेंटिया भी कहेंगे। 7 वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक, तो एस याद रखिएगा, सडन वीकनेस हो जाएगा एक साइड बॉडी का, सडन नमनेस होगा या एकाएक क्या लगेगा कि चुभ रहा है फेस में, सडन लॉस ऑफ स्पीच हो जाएगा, एकाएक बोलना आप बंद कर देंगे, एकाएक आप समझना बंद कर देंगे स्पीच को। तो अगर ये लॉस ऑफ स्पीच हो जाएगा तो फ्रंटल लोब में आपको प्रॉब्लम होगा, और आप समझना बंद कर देंगे तो टेम्पोरल या पैराइटल लोब में प्रॉब्लम होगा। सडन स्लरिंग ऑफ स्पीच, जब आप बोलिएगा तो आपका आवाज़ क्या होगा, लड़खड़ाएगा। सडन लॉस ऑफ विजन इन वन आई, एक आँख में क्या होता है, विजन खत्म हो जाता है। सडन या सीवियर अनयूजुअल हेडेक, एकाएक बिना बर्दाश्त करने वाला हेडेक हो जाएगा। सडन डिजीनेस, एकाएक चक्कर आएगा, ठीक है। देखिए लॉस ऑफ विजन इन द वंस आई, इसमें एक टर्म दिया हुआ है क्या, एमोरोसिस फुगैक्स। अब ये क्या होता है, ट्रांसिएंट मोनोऑकुलर ब्लाइंडनेस हो जाता है इसमें, किसके कारण, इम्बोलस के कारण, ठीक है। ये थोड़े समय के लिए रहता है और यूजुअली वन आई में रहेगा। अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो हम अपने लाइफ से एक्सपीरियंस करके लेते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है। और कौन कौन सा है, हार्ट डिजीज मेनली आर्टेरियल फिब्रिलेशन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाने के कारण, हैवी अल्कोहल इंटेक, ओबेसिटी, ड्रग एब्यूज, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, और कौन सा, तो एसिम्टोमेटिक कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस करने के लिए पहले ये याद रखिएगा, फेस, आर्म, स्पीच, टाइम। अगर फेस अनइवन दिखे, आर्म क्या हो, हैंगिंग हो, वन आर्म हैंगिंग डाउन हो, तभी तो पैरालिसिस होता है ना वन साइड में। स्पीच स्लर कर रहा हो तो तुरंत कॉल कीजिए 911, ये अमेरिका का है लेकिन हमारा तो अलग होता है, हर एक देश का अलग अलग होता है, ठीक है। न्यूरो इमेजिंग, CT स्कैन मेनली होता है, ठीक है। रिकमेंडेड होता है तो रूलिंग आउट अदर इलनेस, ठीक है। अगर ये फर्स्ट थर्ड आवर में कीजिएगा तो आपको CT स्कैन में कुछ नहीं मिलेगा, ये मेनली मिलता है 12 आवर्स के बाद। तो अगर 12 आवर्स के पहले आपको कुछ मिले तो इसका मतलब ट्रांसिएंट इस्केमिक इन्फ्रैक्शन है, ठीक है। और अगर 12 नहीं 24 आवर से पहले मिले तो 24 आवर के बाद मिले तब यह स्ट्रोक कहलाता है। हाइपोटेंस एयर या फ्लूइड रहे तो हाइपोटेंस इमेजिंग आएगा, मेनली इसमें कम में आएगा तो CHF या इन्फ्रैक्ट में। हाइपरटेंस बोन रहे, कैल्सिफिकेशन रहे या ब्लड रहे, ठीक है। MRI, जब इस्कीमिक की बात आए तो ये
MRI ज़्यादा सेंसिटिव होता है CT स्कैन का, ठीक है। लेबोरेटरी में और क्या क्या देख सकते हैं, CVG, CVC, CVG और इलेक्ट्रोलाइट, ECG, आर्टेरियल फिब्रेशन, वल्वुलर डिजीज या मैट्रियल स्टेनोसिस है कि नहीं ये देखने के लिए, EEG वही देखने के लिए कि कितना इन्फ्रैक्शन हुआ है। सेल्वेजिंग ऑफ इस्केमिक पेनुम्ब्रा, इसका मतलब होता है ना जहाँ पर ये इन्फ्रैक्शन हो रहा है उसके अगल बगल के एरिया को भी क्या करना, ये अफेक्ट करना। देखिए लिखा हुआ था जोन दैट एग्जिस्ट एट द मार्जिन ऑफ एन इन्फ्रैक्शन विच एट इट्स कोर हैज मतलब इसका जो जहाँ पे हुआ है ना उसके जो कोर है वो ऑटोमेटिक क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, उस एरिया को कहते हैं इस्केमिक पेनुम्ब्रा। तो ये होता क्यों है, तो ये होता है डिफ्यूजन एबनॉर्मलिटीज के कारण। CVG अगर लेस देन 10 ml हो, शायद तो टॉक्सिक इडीमा हो, इरिवर्सिबल इस्कीमिया हो, या परफ्यूजन में एबनॉर्मलिटीज आ गई हो। ये एक कोर में है, एक पेनुम्ब्रा एरिया, पेनुम्ब्रा एरिया का ये है। अगर परफ्यूजन में एबनॉर्मलिटीज आ गई हो, CVF 10 से 18 हो, न्यूरल पैरालिसिस या रिवर्सिबल इस्कीमिया हो इसके कारण, ठीक है। तो एक्शन टेकन द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ स्ट्रोक, तो आपको तो पता है स्टार्टिंग में दिखता नहीं है, लेकिन अगर आपको सिम्टम नज़र आने लगे तो तुरंत क्या करें, उसका ट्रीटमेंट करें, ठीक है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कुछ उसके। ट्रीटमेंट तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो या तो दवा देंगे, मेडिकल मैनेजमेंट, थ्रोम्बोलाइसिस या एंटी थ्रोम्बोटिक या एंटी हाइपरटेंसिव या न्यूरोप्रोटेक्टिन देंगे। ज़्यादा IV फ्लूइड देंगे और बेड रेस्ट करने के लिए कहेंगे। क्लोज मॉनिटरिंग करते रहेंगे और अगर एनीरिज्म है तो क्लिपिंग करेंगे, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स है जैसे कि रीपरफ्यूजन, अगर परफ्यूजन को वापस लाना है तो हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में TPA या स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे। इन आर्केक्टोमी करेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए, या एंजियोप्लास्टी करेंगे। अगर मोडिफिकेशन करना है, ठीक है, तो प्लेटलेट में ये ब्लड में क्लॉटिंग के कारण होता है तो एंटी प्लेटलेट देंगे या एंटीकोगुलेंट देंगे, ठीक है। और अगर उसमें ऑगमेंटेशन ऑफ द ब्रेन ब्लड फ्लो करना है तो इंक्रीज करेंगे ब्लड प्रेशर को, या मेनली जिसमें हाइपोटेंशन हो। न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट में क्या देंगे, सिटिकोलिन देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट अप्रोच तो स्टार्टिंग में के 24 आवर्स में पहले स्ट्रोक हुआ उसको तुरंत क्या करें, देखिए पहले ऊपर लिखा हुआ है रिस्क फैक्टर मोडिफिकेशन हो रहा है, न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट देंगे सिटिकोलिन, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे विदिन 3 आवर्स ऑफ ऑनसेट। उसके बाद उसको क्या करेंगे, रिवैस्कुलाइजेशन प्रोसीजर करेंगे, इन आर्केक्टोमी करेंगे, ठीक है। 24 आवर्स तक तो हम क्या देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे, लेकिन अगर 24 आवर के बाद हो जाए तो एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट भी देना पड़ता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक तो वही वाइटल साइन को मैनेज कीजिए, ABC को रिलैक्सेशन कीजिए, BP को मॉनिटर कीजिए, और क्या कीजिए, जो PP के ड्रॉप करे उसको अवॉइड कीजिए, जो भी फैक्टर ड्रॉप करे। और कभी भी सबलिंगुअल रैपिड एक्टिंग एजेंट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सबलिंगुअल में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होता है इसलिए नहीं करना चाहिए। अब कहिएगा ज़्यादा ऑब्जर्व हो गया तो अच्छा है ना, कोई भी चीज़ जल्दी हानि करती है, ठीक है। मेनली एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। हैव ए नाइस डे। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।